भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में देश का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकलिटी तक पहुंच गया है, यानी यह सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की जमकर तारीफ की है और इसे भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम में एक निर्णायक कदम बताया है। 500 मेगावाट क्षमता वाले ये रिएक्टर खास इसलिए हैं क्योंकि ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा पैदा भी कर सकता है, यानी भविष्य के लिए ऊर्जा का मजबूत इंतजाम। सबसे दिलचस्प बात, ये प्रोजेक्ट हमें थोरियम जैसे विशाल संसाधनों के इस्तेमाल की दिशा में भी आगे बढ़ाता है, जो भारत के पास भरपूर मात्रा में है। इस बड़ी उपलब्धि को आसान भाषा में समझा रही हैं श्रेया अरोड़ा। I seriously say to you that business or a job as an engineer is not the thing for me. It is totally foreign to my nature and radically opposed to my temperament and opinions. Physics is my line. I'm burning with a desire to do physics. It is my only ambition. I have no desire to be a successful man or the head of a big firm. There are other intelligent people who like that, and let them do it. I therefore earnestly implore you to let me do physics. सोचो, आपको आपके घर में एक दिन एक मैजिकल चूल्हा मिल जाए जिसमें आप एक मुट्ठी आटा डालते हो, रोटी अपने आप बनती है, फिर आप वो रोटी खा लेते हो और खा लेने के बाद आप देखते हैं कि बर्तन में पहले से ज्यादा आटा पड़ा हुआ है। मतलब जितना इस्तेमाल किया उससे भी ज्यादा आटा पैदा हो गया। सपना लगता है ना? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कलपक्कम तमिलनाडु में भारतीय न्यूक्लियर साइंटिस्ट द्वारा एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्रिटिकलिटी अचीव करने की खबर दी, वो कुछ इसी मैजिकल चूल्हे के मिलने जैसे करिश्मे की ही बात कर रहे थे। कलपक्कम में एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिंदा हुआ है जो बिजली बनाते बनाते अपना खुद का फ्यूल भी पैदा करता है। मतलब जितना फ्यूल जलाता है उससे ज्यादा बनाता है। इसका नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, छोटा करके बोलूं तो PFBR। और देखिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिक कामयाबी नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का वो दरवाजा खुलने जैसा है जिसका सपना डॉक्टर होमी भाभा ने आज से 72 साल पहले 1954 में देखा था। दुनिया आज जब रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल और फ्यूल क्राइसिस में उलझी हुई है, भारत चुपचाप एनर्जी सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इस रिएक्टर के पीछे जो कहानी है वो सिर्फ साइंस की कहानी नहीं है, ये 22 साल की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से लेकिन आसान भाषा में, तो आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव की, लेकिन असली में इसका मतलब क्या है? चलिए आपको मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ। तो आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर को सुपर कंट्रोल्ड आग समझ लो। अंदर छोटी छोटी चीजें यानी एटम्स टूटते हैं। टूटते समय गर्मी निकलती है, गर्मी से पानी उबलता है, भाप बनता है, भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन बिजली बनाती है। मतलब पूरे प्रोसेस में ना कोयला जला, ना धुआं निकला, ना पोल्यूशन हुआ, बिल्कुल साफ बिजली। अब क्रिटिकलिटी का मतलब समझिए। तो जब आप दिया जलाते हो तब पहले बत्ती को आग दिखानी पड़ती है, फिर बत्ती अपने आप जलती रहती है बिना आपकी मदद के। वही चीज यहाँ होती है, यानी रिएक्टर के अंदर एटम्स की चेन रिएक्शन अब अपने आप चल रही है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमी, बिल्कुल परफेक्ट स्पीड, यानी सेल्फ सस्टेनिंग। कलपक्कम में क्या हुआ? 500 मेगावाट का रिएक्टर अब इतनी बिजली पैदा करेगा कि एक पूरा मिड साइज शहर रोशन हो जाए। वो दिया जल गया, अब वो अपने आप चलेगा। और इस दिए का जादू क्या है वो अगले मॉड्यूल में सुनिए। साल 1954, इंडिया को आजाद हुए सिर्फ 7 साल हुए थे। देश गरीब था, अंग्रेज नोच के खा के जा चुके थे, अकाल का खतरा मंडराता रहता था और लोग दाने दाने के जुगाड़ में व्यस्त थे। भारत के पास रेफ्रिजरेटर फैक्ट्रीज तक नहीं थी, लेकिन एक आदमी ने उस वक्त जो सोचा वो आज भी दुनिया के सबसे एडवांस एनर्जी प्लांट्स में से एक है।
नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा ने एक बात देखी जो बाकी किसी ने नहीं देखी। भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के पास है। ऑलमोस्ट 8,46,000 टन, मतलब दुनिया के कुल थोरियम रिजर्व्स का 20 से 25%। केरला के बीचेस की काली रेत में, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में भारत थोरियम के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन समस्या ये थी कि थोरियम डायरेक्टली फ्यूल नहीं है। आप थोरियम को रिएक्टर में डालकर बिजली नहीं बना सकते। पहले उसे यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना होता है, और ये कन्वर्जन करने के लिए आपको प्लूटोनियम चाहिए, और प्लूटोनियम नेचर में मिलता नहीं, उसे बनाना पड़ता है यूरेनियम से। तो भाभा ने एक सीधा साधा प्लान बनाया 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज था, भारत के पास जो थोड़ा बहुत नेचुरल यूरेनियम है उससे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स में चला करके बिजली बनाओ। साइड में जो वेस्ट निकलेगा उसमें से प्लूटोनियम मिलेगा। स्टेज 2, उस प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का फ्यूल बनाओ और रिएक्टर के चारों तरफ एक थोरियम की चादर लपेटो। रिएक्टर जब चलेगा वो थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करता जाएगा, यानी जितना फ्यूल जला उससे ज्यादा फ्यूल पैदा हुआ। अब स्टेज 3, फिर यूरेनियम 233 और थोरियम मिलके चलने वाले एडवांस्ड रिएक्टर्स बनाओ। सदियों तक बिजली मिलेगी बिना किसी इंपोर्टेड फ्यूल के, बिना किसी विदेशी मुल्क पे निर्भर हुए। ये प्लान भाभा ने 1954 में बनाया था, और 72 साल बाद हम ऑफिशियली स्टेज 2 में पहुंच गए हैं। अब समझिए कि स्टेज 1 देखिए कोई नया काम नहीं है, भारत में ये डेकेड से चल रहा है। आज इस वक्त भारत के पास 19 PHWRs यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स ऑपरेशनल हैं। राजस्थान के रावतभट्टा में, गुजरात के काकरापार में, यूपी के नरोरा में, तमिलनाडु के कलपक्कम में, कर्नाटक के कायगा में, और 10 और 700 मेगावाट के PHWR सैंक्शन हो चुके हैं और फ्लीट मोड में बन रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये रिएक्टर्स क्या करते हैं, तो देखिए ये नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, और साइड प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। यही प्लूटोनियम अगले स्टेज का रॉ मटेरियल है। सोच लीजिए, जैसे आटा पीस कर रोटी बनाते हैं, उस पीसने के प्रोसेस में जो चोकर यानी आटे का वो थिकर हिस्सा जो अक्सर छलनी में रह जाता है निकलता है, वो चोकर भी किसी और काम आता है। प्लूटोनियम भी वो चोकर है, बेकार नहीं बल्कि अगली कहानी की शुरुआत। दोस्तों, स्टेज 1 ने भारत को एक बात सिखाई, हम अपनी टेक्नोलॉजी पे चल सकते हैं। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Zone. – 1974 के पोखरण के बाद सब मदद बंद हो गई, लेकिन भारत ने अपने PHWRs खुद बनाए, खुद चलाए, और दुनिया को दिखा दिया कि सैंक्शंस हम पे काम नहीं करते। तो स्टेज 1 का जमीनी काम तो हो ही रहा था, लेकिन असली सपना तो स्टेज 2 था, वो स्टेज जहां भारत फ्यूल खुद बनाने वाला बन जाता है। और स्टेज 2 का रास्ता वो देखिए इजी नहीं था, उसकी कहानी तो सबसे दिलचस्प है। आगे बताती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। अब ध्यान से सुनिए, ये सबसे बड़ी बात है। एक और एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। सोचिए एक चॉकलेट फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री में 100 किलोग्राम कोकोआ डालते हैं, 100 चॉकलेट्स बनती हैं, आप बेच देते हो, पैसा कमा लेते हो, यही नॉर्मल फैक्ट्री करती है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री आपको ये कह दे कि हम 100 किलोग्राम कोकोआ लेंगे, 100 चॉकलेट्स बनाएंगे और बर्तन में 110 किलोग्राम कोकोआ वापस छोड़ देंगे, तो आप क्या कहोगे? क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में ये पॉसिबल है, और आज भारत के पास वही फैक्ट्री है।
नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये 500 मेगावाट का रिएक्टर है और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसमें इतनी बिजली है कि ये एक पूरा मिड साइज शहर रोशन हो जाए। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ ये नहीं है, इसकी खासियत ये है कि ये पानी से ठंडा नहीं होता, ये लिक्विड सोडियम से ठंडा होता है। आप लोग सोचेंगे हैं सोडियम, वही सोडियम जो नमक में होता है और अब तो आपके टूथपेस्ट में भी है। जी हाँ, वही सोडियम, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। 1750 टन का लिक्विड सोडियम रिएक्टर के अंदर पानी से बेहतर काम करता है क्योंकि ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करता और ये वो फास्ट न्यूट्रॉन्स ही तो हैं जो फ्यूल ब्रीड करते हैं। अब चलिए फ्यूल की बात करते हैं। तो रिएक्टर के सेंटर में एक फ्यूल होता है, प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्स्ड ऑक्साइड, जिसे साइंटिस्ट शॉर्ट में MOX बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्लूटोनियम कहाँ से आया? याद है पिछले मॉड्यूल में हमने कहा था कि स्टेज 1 के PHWR साइड प्रोडक्ट में प्लूटोनियम बनाते हैं, वही प्लूटोनियम आज इस रिएक्टर में जल रहा है। और अब असली कमाल देखिए, रिएक्टर्स के फ्यूल कोर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है, यूरेनियम 238 की चादर। रिएक्टर जब चलेगा न्यूट्रॉन्स उस ब्लैंकेट की तरफ भागेंगे, यूरेनियम 238 उस न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम 239 में। जो प्लूटोनियम रिएक्टर में जला उससे ज्यादा प्लूटोनियम रिएक्टर ने पैदा कर दिया। और ये ब्लैंकेट देखिए कोई मेटाफर नहीं है, ये रिएक्टर के अंदर बिल्कुल रियल है। चलिए मैं आपको जरा नंबर्स दिखाती हूं ताकि समझ आए कि ये रिएक्टर अंदर से कैसे दिखता है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर इस इमेज को, ये PFBR के कोर का एक्चुअल लेआउट है। टोटल 1758 सब असेंबलीज हैं, बीच में लाल रंग का इनर फ्यूल होता है, इसमें 85 सब असेंबलीज हैं। उसके बाद आउटर फ्यूल आता है जिसमें 96 सब असेंबलीज हैं और उसके चारों तरफ वो ग्रीन रिंग जो आप देख रहे हैं वही है ब्लैंकेट। सोचिए 120 सब असेंबली सिर्फ ब्लैंकेट के। और भी आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कंट्रोल रॉड्स हैं, सेफ्टी रॉड्स हैं, स्टील रिफ्लेक्टर हैं, शील्डिंग्स हैं। लेकिन असली खेल उस ग्रीन कलर के मार्ग 120 ब्लैंकेट सब असेंबलीज में है। यही 120 सब असेंबलीज फ्यूल ब्रीड करते हैं। रिएक्टर जब चलता है अंदर के फ्यूल से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये फास्ट न्यूट्रॉन्स उस ऑरेंज रिंग में जाकर धमकते हैं और जब प्लूटोनियम फिजन होता है तो जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो थोरियम के एटम में घुस जाते हैं। थोरियम 232 उस न्यूट्रॉन्स को पकड़ लेता है, एक छोटी सी डीके प्रोसेस से गुजरता है और बन जाता है यूरेनियम 233। बिल्कुल वही यूरेनियम 233 जो स्टेज 3 का फ्यूल है। सोच के देखिए, आज का रिएक्टर स्टेज 2 की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये रिएक्टर स्टेज 3 का फ्यूल बनाने वाली फैक्ट्री है। यानी आज जो जिंदा हुआ है वो कल की बिजली का बीज भी बो रहा है। एक ही रिएक्टर में, एक ही वक्त में प्रेजेंट की बिजली और फ्यूचर का फ्यूल। बार्क के साइंटिस्ट इस पूरी प्रोसेस को एक फ्रेज में समझाते हैं, वी आर ग्रोइंग फ्यूल। हम फ्यूल उगा रहे हैं, बिल्कुल जैसे किसान फसल में एक बीज बोता है और अगले साल 10 बीज काट के लाता है। भारत इस रिएक्टर में प्लूटोनियम डाल रहा है और इससे ज्यादा प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 निकल रहा है। बर्तन से ज्यादा वही मैजिकल चूल्हा जो मैंने हुक में आपको एग्जाम्पल दिया था, अब वो साइंस में सच हो रहा है। कलपक्कम में जो रिएक्टर जिंदा हुआ है वो सिर्फ बिजली नहीं बना रहा, वो स्टेज 3 के लिए फ्यूल भी बना रहा है। प्लूटोनियम से और प्लूटोनियम, थोरियम से यूरेनियम 233। ये रिएक्टर भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर का बीज बो रहा है, अपने ही हाथों से, अपनी ही मिट्टी से। और देखिए ये बात समझने वाली है कि दुनिया में सिर्फ रशिया के पास कमर्शियल स्केल पर ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल है। रशिया के BN 600 और BN 800 रिएक्टर्स, चाइना भी ट्राई कर रहा है। फ्रांस ने सुपर फिनिक्स बनाया था 1985 में, लेकिन 1998 में बंद कर दिया। जापान ने मोन्जू बनाया था, वो भी बंद हो गया। अमेरिका और जर्मनी ने तो ये प्रोग्राम अबैंडन ही कर दिया। और अब भारत, रशिया के BN सीरीज के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जिसके पास कमर्शियल स्केल पर ऑपरेशनल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, पूरे का पूरा इंडिजिनस। भवानी ने बनाया, IGCR ने डिजाइन किया, भेल ने इक्विपमेंट दिया, 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज ने काम किया, एक भी पेज विदेशी नहीं है। डिफेंस वाले इसे कावेरी इंजन का मूवमेंट कहते हैं, स्पेस वाले इसे गगनयान का मूवमेंट कहते हैं। और ये दोनों कंपैरिजन देखिए सही भी है, लेकिन एक फर्क है,
कावेरी अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया, गगनयान अभी लॉन्च होना है, पर ये रिएक्टर आज जिंदा हो चुका है। अब समझने वाली बात यह है कि जो हुआ वो एंड नहीं है, ये मिडिल है। असली खेल तो स्टेज 3 में है, और स्टेज 3 का एक ही नाम है, थोरियम। याद है पहले मैंने कहा था कि भारत के पास दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम है, 8,46,000 टन। केरला के बीचेस की काली रेत में, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में भारत थोरियम के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे कोई इंसान अपने घर के नीचे तेल के कुएं पे बैठा हुआ हो और उसे पता ही ना हो। एक और एग्जाम्पल चलिए मैं आपको देती हूँ। सोच लीजिए, भारत एक भूखा आदमी है जो रेस्टोरेंट में बैठा है, उसके पास पैसा कम है, लेकिन उसके घर में बहुत सारा कच्चा आटा भरा हुआ है। लेकिन एक दिक्कत है, वो आटा खाया नहीं जा सकता, पहले उसे रोटी बनानी पड़ेगी। रोटी बनाने के लिए चूल्हा चाहिए, चूल्हा जलाने के लिए थोड़ा घी चाहिए। घी कहाँ से आएगा? रेस्टोरेंट के खाने से। यानी भारत को पहले थोड़ी बहुत बिजली यूरेनियम से बनानी थी। उस बिजली के प्रोसेस में प्लूटोनियम निकला, प्लूटोनियम से चूल्हा जलेगा और उस चूल्हे पे थोरियम का आटा रोटी बनेगा। स्टेज 1 इक्वल्स टू यूरेनियम से बिजली प्लस प्लूटोनियम बनाई, हो गया। स्टेज 2 इक्वल्स टू प्लूटोनियम से बिजली प्लस थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट, और स्टेज 3 इक्वल्स टू यूरेनियम 233 और थोरियम से डायरेक्टली बिजली, जो कि सदियों तक चलेगी। अब आप सोचेंगे कि स्टेज 3 के रिएक्टर्स कैसे होंगे, तो देखिए 3 ऑप्शंस पे भारत काम कर रहा है। पहला है एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, जिसको भारत ने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, इसका पीयर रिव्यू हो रहा है। दूसरा है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, इसमें फ्यूल खुद लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फ्यूल अपने आप डंप हो जाता है और रिएक्टर बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, इसकी अपनी दिक्कत है, कोरोशन। लिक्विड सॉल्ट रिएक्टर के पार्ट्स को खाता जाता है। तीसरा, एक्सीलरेटर ड्रिवन सब क्रिटिकल सिस्टम, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें एक पार्टिकल एक्सीलरेटर से प्रोटॉन बीम रिएक्टर पे मारा जाता है। ये प्रोटॉन्स स्पेलेशन रिएक्शन से न्यूट्रॉन्स पैदा करते हैं, जो फिर थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी अपनी इन्फेंसी में है।